हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ये आधा चैप्टर कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, मतलब इसके कितने टाइप्स हैं। सॉरी, नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो हम वैलिडिटी देखते हैं। वैलिडिटी क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइडेबल है, इलीगल है और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिर पढ़ते हैं फॉर्मेशन के बेस पे, यानी कि किस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। एक्सप्रेस था, इम्प्लाइड था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था या ई कॉन्ट्रैक्ट था। उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एग्जीक्यूटेड थी या फिर एग्जीक्यूटरी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिलेटरल होता है और बायलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब वन पार्टी परफॉर्म करती है और बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी परफॉर्म करती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ये पढ़ लिया हमने टाइप्स किसके, 3 बेसिस पे डिवाइड होता है, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए हमारा। एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, वो होने चाहिए। बाइंड होना चाहिए 2 पर्सन के बीच में, इन्फोर्सेबल होना चाहिए यानी कि लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ए ने बी से बोला इफ़ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹50,000। यहाँ क्या हो रहा है, ए ने बी से पूछा, बी ने एग्री कर लिया कि वो बाइक खरीदेगा, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो ये वैलिड पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे वॉइड। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे स्टेट क्या करता है, एज फॉलो, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज मतलब या तो ख़त्म एंड या फिर स्टॉप। ठीक है, सीज मतलब ख़त्म कर देना। ए कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ठीक है, यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है लीगली तो उसे हम वॉइड बोल देते हैं, व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। थस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर ए एग्री करता है कि वो एक बुक लिखेगा, राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। अभी तक तो वैलिड है। ए ने बोला कि मैं एक पब्लिशर के साथ बुक लिखूंगा, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई इन एन एक्सीडेंट। अब क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स मर गया। हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि जब हमारी ए और हमारी बी दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, यानी कि बायलेटरल हो, यानी कि ये भी पार्टी परफॉर्म करिए और ये भी। अब यहाँ पे जब एक पार्टी मर जाती है तो क्या हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है। थर्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम वॉइड। यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड था जब मिस्टर एक्स ने बोला था कि मैं एक बुक लिखूंगा पब्लिशर के साथ, लेकिन अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, एक बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकता अपनी साइड से, तो क्या हो गया, अनकॉल हैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 19। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि बी कौन है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड, सप्लाई हो पाती उससे पहले ही आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। It may be added by a way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाता है, void हो जाता है ना, तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करते कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वर्ड देना पड़ेगा, तो हम उसे बोलते हैं void contract। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वैलिड, यानी कि जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, बाइंड हो रहा हो दो पार्टीज़ के बीच में। फिर हमने पढ़ा वॉइड, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता तो हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई डिफाइंस दैट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हमारे पास पार्टी ए है और हमारे पास पार्टी बी है। ए तो लाइबल हो जाती है कि भाई इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल, मतलब इसे पूरा करना है, लेकिन अगर बी मना कर दे तो क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल। यानी कि वन पार्टी इज़ एबल टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है। नीचे पढ़ते हैं, दिस इज अ फैक्ट दैट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन पोजीशन और इज लीगली एंटाइटल्ड टू ऑथोराइज टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मतलब एक पार्टी तो एग्री कर रही है कि भैया मैं कर लूँगी, और दूसरी पार्टी वहाँ क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है कि मैं अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दूंगी। देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वॉइडेबल।
वन पार्टी क्या हो रही है, एग्री कर रही है, ये यहाँ पे वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन पोजीशन और इज लीगली एंटाइटल्ड और ऑथोराइज टू अवॉइड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट, यानी कि एक पार्टी मना कर रही है कि हम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द सिचुएशंस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ये हम एग्जांपल से देखते हैं। व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ठीक है, अब कोर्शन मतलब ज़बरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने किसी को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं भाई ऐसा ही करना है, मिस रिप्रेजेंटेशन हमने झूठ बोला, और फ्रॉड हमने किसी के संग इंटेंशनली धोखा कर दिया। इसका एग्जाम्पल 20 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 20 क्या बोलता है, एक्स प्रॉमिस करता है टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर ₹1,00,000, हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट, एक्स इज एन एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन बट नॉट एन ऑप्शन ऑफ वाई। It means if X accepts the contract becomes a valid contract, then Y has no option to rescinding the contract. Okay, सबसे पहली बात, rescinding मतलब कैंसिलिंग या रिवोकिंग। रिवोकिंग मतलब कैंसिल, एक ही बात है कि Y के, ठीक है। तो हम देखते हैं X, मिस्टर X है हमारे पास, मिस्टर X, और एक है मिस्टर Y। ठीक है, मिस्टर Y को क्या चाहिए, स्कूटी, टू सेल हिज स्कूटी टू Y। ठीक है, मिस्टर X क्या देंगे, स्कूटी, और वाई क्या देगा एक्स को, ₹1,00,000। बट वाई ने क्या करा, इसके ऊपर ना गन रख दी। भाई अगर तूने प्रॉमिस नहीं करा ना कि तू मुझे स्कूटी दे रहा है तो हम तुझे मार देंगे, या कोई भी उसने धमकी दी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिस्टर एक्स है हमारा, वो हो जाएगा हमारा एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जिसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है वो होती है हमारी एग्रीव्ड पार्टी। अब एग्रीव पार्टी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो सफ़र कर रहा होता है। अब यहाँ पे कौन सफ़र कर रहा है, एक्स, उसको बेचनी हो अपनी स्कूटी या नहीं बेचनी हो उसकी मर्जी ना, लेकिन गन पॉइंट के अंदर आते आते तो क्या हो रहा है, वो सफ़र कर रहा है एक लीगल इंजरी या फिर और लॉस ड्यू टू द ब्रीच और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर, यानी कि मिस्टर वाई का एक रॉन्गफुल एक्ट ही तो था ये, कि वो एक गन पॉइंट पर मिस्टर एक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई नहीं मुझे आपकी स्कूटी चाहिए, और रिटर्न में वो पैसे भी दे रहा है। तो जो पार्टी सफ़र करती है उसे बोलते हैं हम एग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे क्या है, एक्स ने प्रॉमिस करा सेल करने के लिए अपनी स्कूटी वाई को ₹1,00,000 में, हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय, यानी कि एक्स ने ज़बरदस्ती अपनी कंसेंट दी है कि हाँ मैं अपनी स्कूटी बेच दूंगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ एक्स और वाई दोनों पार्टीज़ फ्री विल के साथ एंटर करें कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई तो अपनी विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक्स तो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा ना, ज़बरदस्ती कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एग्रीड पार्टी हो जाएगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा किसकी नज़र में, एक्स के, एट हिज ऑप्शन बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई। अब वाई तो अपनी जगह सही कर रहा है, तो वाई तो सही है, ठीक है, वाई के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बट एक्स के अकॉर्डिंग वॉइडेबल। क्लियर? इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर एक्स अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है मुझे अपनी स्कूटी देनी है, रिटर्न में ₹1,00,000 लेनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। वैलिड क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स भी एग्री वाई भी एग्री, और जहाँ दोनों पार्टी एग्री करती हों तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। देन वाई हैज़ नो ऑप्शन, अब वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कैंसिल करे कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो हो गया। अब वाई ये नहीं बोल सकता कि नहीं भैया मैंने गन पॉइंट पे रखा था और मेरी मर्ज़ी है मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। नो, एक्स भी चाहता है वाई भी चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगली बाइंड हो गया अब ये दोनों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वॉइडेबल का ही पढ़ रहे हैं हम। व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हिज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सेल अ कार ऑफ ए टू बी। ठीक है, ए की कार बी को देनी है ₹2,00,000 में। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए बोलता है बी से दैट ही डज नॉट वांट टू सेल हिज कार, हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। वॉइडेबल पता है क्या होता है, वॉइडेबल यानी कि हम अपनी मर्जी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, ठीक है, अब बी की मर्जी है ये कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल कर सकता है। जैसे कि ए और बी हैं, ए को अपनी कार सेल करनी है बी के पास, ठीक है, इन लोगों ने सोचा, ये यहाँ ए है यहाँ बी है, कि ऑन 30 मार्च मैं तुझे अपनी कार दे दूँगा, ठीक है, और रिटर्न में बी क्या करेगा, ₹2,00,000 दे देगा। लेकिन जैसे ही 30 मार्च वाली हमारी डेट आती है ना, 30 मार्च वाली डेट आती है, ए मना कर देता है, ए बोल देता है कि भैया मुझे नहीं देनी अब अपनी कार,
अब ये बी के ऊपर है कि ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अब बी के लिए ना वॉइडेबल है क्योंकि बी तो चाहता है लेकिन ए नहीं चाहता कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वॉइडेबल किसके ऑप्शन से हो गया, बी के से। क्लियर, ये इसका एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आते हैं हम, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म अ वर्क विद इन अ स्पेसिफिक टाइम कुड नॉट परफॉर्म विद इन दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ए एग्री करता है कि ए एग्री करता है कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी अप टू 31/3/2022 बट ए कुड नॉट कंप्लीट द हाउस ऑन दैट डेट, हेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ए ने मना कर दिया ना कि वो नहीं कर सकता, तो वॉइडेबल किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया। यानी कि जो पार्टी मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट करने से कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना आगे परफॉर्म, या फिर जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्यू डेट जो थी कि जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी उस दिन मना कर दिया ए ने, तो बी के अकॉर्डिंग वॉइडेबल हो गया। यहाँ पे ए ने इस डेट तक घर बना के नहीं दिया, तो फिर से बी के अकॉर्डिंग जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट उसे हम अलग रख देंगे, और जो दूसरा पर्सन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट दिस जंक्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी डिजायरेबल टू नो द डिस्टिंक्ट बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर एलैबोरेट हियर अंडर। ठीक है, हम डिफरेंस देख लेते हैं, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी ने मना कर दिया और सेम यहाँ पे भी यही नहीं हो रहा है। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि एक वैलिड और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। A contract cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट रुक जाता है लॉ लीगली, क्यों, क्योंकि वो वॉइड होता है। कब वॉइड होता है, जब वो इन्फोर्सेबल नहीं किया जाता। ठीक है, वॉइडेबल कब होता है, एक एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यहाँ पे रुका नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, और अदर इज वॉइडेबल। यानी कि एक पार्टी के अकॉर्डिंग तो वो वैलिड है और दूसरे के अकॉर्डिंग वॉइडेबल हो जाएगा, इसलिए वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी देख लेते हैं, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल, ये होता ही नहीं है। जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्म ही नहीं होता है। लेकिन वॉइडेबल क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। यानी कि जो हमारी अदर पार्टी है वो तो तैयार करने के लिए, लेकिन जो हमारी एग्रीव्ड पार्टी है उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अगर एग्रीड पार्टी चाहे तो वो इन्फोर्सिबल कर सकती है, यानी कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे, और अगर नहीं करती तो क्या हो रहा है, एक पार्टी के अकॉर्डिंग वैलिड है और दूसरी के अकॉर्डिंग वॉइडेबल हो जाएगा। इसका कॉज क्या दे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन लॉ, या तो लॉ चेंज हो गई या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज़, यानी कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज़, पार्टी की इंटेंशन चेंज हो गई, उसने मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वो वॉइड हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वाज नॉट फ्री। यहाँ पे हमारी दो पार्टियाँ ए और बी, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे कंसेंट जो थी वो कैसे ली गई थी, कोर्शन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के थ्रू, तो ये हो जाएगा हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्म नहीं होता, कैन नॉट परफॉर्म, और लेकिन वॉइडेबल इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट within reasonable time exercise his duty to avoid the contract, any party can sue the other of for claiming the performance of the contract। ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी है हमारी कोई भी, अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर कोर्ट में नहीं बताया कि भाई ये मेरे से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और वो पार्टी क्लेम भी नहीं कर सकती अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। राइट्स क्या क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। यहाँ पे क्या होगा, कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन मतलब कैंसिल करना। जहाँ द पार्टी हुज कंसेंट, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी ना, जिससे हम जोर ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे, उसके पास राइट रहता है कि वो कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड में। इफ़ सो रिज़ाइंड, अगर उसने कर दिया तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि वन पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही कॉन्ट्रैक्ट को। अगर उसने रिज़ाइन नहीं करा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वैलिड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया और वॉइड पढ़ लिया। अब आता है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का,
ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स, यानी कि लॉ ही मना कर रहा है कि ये करना ही नहीं है. इट इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट. ठीक है, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं. इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड. इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग. वॉइड एब इनिशियो, मतलब बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, करना ही नहीं, गलत है. ऑल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स लिंक टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर ऑल्सो वॉइड. अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे. नॉट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं. ये स्टेटमेंट हमें मस्ट है याद रखनी. ठीक है, नॉट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई से भी हो सकता है ना. यहाँ पे जो दो नॉर्मल पार्टीज़ हैं वो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रही या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो इलीगल हो सकती हैं, सॉरी नहीं हो सकती. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता. कोई भी मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, इन दोनों में से मिस्टर एक्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर वो अपना काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड. इलीगल थोड़ी ना हो जाएगा. दोनों ही रेसिडेंट हैं इंडिया के, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये वॉइड हो सकता है अगर एक पार्टी को मना कर दे. इलीगल नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा. ये हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है. ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल, आर नॉट इलीगल, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड एब इनिशियो. ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है. एग्जाम्पल 23, एग्रीमेंट टू बाय ब्राउन शुगर यानी कि ड्रग और एनी डील अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज़ इलीगल. अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है ना जो कि अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी की, तो वो इलीगल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड. अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा. द एक्ट हैज़ स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट. वन ऑफ दीज फैक्टर्स unlawfulness of object and consideration of the contract, therefore illegality of the contract which make void the illegal and void agreement differ from each other on the form. ठीक है, वही बात है कि void agreement illegal नहीं होते, illegal agreement void होते हैं. डिफरेंस देख लेते हैं इनका. स्कोप के देखा है, void agreement इज़ नॉट नेसेसरी illegal, ठीक है, लेकिन illegal agreement हमेशा void रहते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है, एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड हो जाएगा. एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम ये इलीगल हो जाएगा. डिफरेंस समझ में आ गया. वॉइड एग्रीमेंट क्या दे रखा है, अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी माइनर के साथ तो वो वॉइड है. ठीक है, क्योंकि माइनर क्या होता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता. और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर हम कमिट कर रहे हैं एक क्राइम तो वो हो जाएगा हमारा इलीगल. इसका नेचर क्या है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, आर फॉरबिडन अंडर लॉ. ये लॉ में फॉरबिडन नहीं करा गया, यानी कि लॉ ने मना नहीं करा. कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो परफॉर्म नहीं हो रहा तो वॉइड बन जाएगा वो. लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही लॉ में मना कर रखा है कि ऐसे एग्रीमेंट करने ही नहीं है जो कि इलीगल हो. पनिशमेंट क्या होती है, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ. यहाँ पे परफॉर्मेंस से ही तो नहीं हुई है ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोई लायबिलिटी नहीं है. लेकिन पार्टीज टू द इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट. अगर कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है तो उसके लिए पार्टीज लीगली लायबल हो जाएंगी पनिशमेंट के लिए. नेक्स्ट आते हैं कोलेट्रल एग्रीमेंट. ठीक है, कोलेट्रल एग्रीमेंट देख लेते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेट्रल मतलब सेकेंडरी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि पहले एक प्राइमरी मतलब जो हमारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं किसी पार्टी के साथ उसके बाद हम एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो वो होता है टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो भी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो. ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ कोलेट्रल का. ए है और बी है. ए ने बी से बोला कि तू मुझे अपनी कार सेल कर दे. बी उसके रिटर्न में क्या देगा आपको, ₹1,00,000. ठीक है, अब ए ने ना ये बात एक लेटर में लिख के भेजी कि बी तुम मुझे अपनी एक कार सेल कर दो, नहीं मैं तुम्हें अपनी एक कार सेल कर दूंगा और तुम मुझे उसके रिटर्न में ₹1,00,000 दे देना. अब बी तक ना ये लेटर पहुंचा नहीं. बी ने रिटर्न में सेम एक ऐसा ही लेटर ए को लिखा और उसमें लिखा था कि तुम मुझे अपनी कार दो और मैं रिटर्न में तुम्हें ₹1,00,000 दे दूँगा. ठीक है, सेम एक कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि सेम एग्रीमेंट होने वाला था ए में और बी में. इसने इसे लेटर भेजा, इसने इसे लेटर भेजा, लेकिन दोनों के पास लेटर पहुंचा अलग अलग डेट पे. तो अगर ए का लेटर पहले पहुंच गया बी के पास, सपोज करो 1 मार्च को,
और बी के पास पहुंचा 3 मार्च को, तो ये जो 1 मार्च को जो पहुंचा है वो होगा हमारा प्राइमरी एग्रीमेंट, और सेकंड को अगर पहुंचता है तो वो होता है हमारा सेकेंडरी एग्रीमेंट। सेकेंडरी एग्रीमेंट भी जब होगा जब ए उसे एक्सेप्ट कर ले। 1 मार्च तक बी ने उसका लेटर एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन 3 मार्च के पास जब ए के पास पहुंचा तो ए ने एक्सेप्ट कर लिया, वो होता है हमारा सेकेंडरी, उसे बोलते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे पहले मार्च को बी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे एग्रीमेंट नहीं करना, और इधर से बी ने दूसरे को लेटर भेजा ए को, और ए ने एग्री कर लिया कि हाँ मुझे करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। अगर दोनों पार्टी एग्री कर जाती हैं तो वैलिड हो जाएगा, और एक पार्टी मना कर देती है तो वॉइड हो जाएगा। ऐसे ही आता है हमारा इलीगल में, एग्रीमेंट कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट जहाँ भी बात आ जाए वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट वॉइड। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं हमारे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड in substance but because of some technical defect, absence in writing, buried by limitation, etc., one or both parties cannot sue upon it, it is described as an unenforceable contract। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही ना हो पाए। एग्जाम्पल, ए बॉट करता है गुड्स फ्रॉम बी इन 2018 बट नो पेमेंट वाज मेड टिल 2022, बी कैन नॉट sue ए फॉर द पेमेंट इन 2022 एज इट इज क्रॉस द 3 years and buried barred by limitation act। A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as a barred by limitation act। Similarly, an agreement by transfer of immovable property should be written for being enforceable। अनइन्फॉर्सेबल कब हो गया, यानी कि हमें लिमिट दे रखी थी कि अगर सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती तो 3 साल के अंदर कोर्ट बोलता है, ये याद कर लो कि विद इन 3 years 3 years, ये किस में दे रखा है, लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है कि 3 साल के अंदर अंदर ही आप केस कर सकते हो, सामने वाली पार्टी पे क्लेम कर सकते हो अपना जो भी तुम्हें लॉस हुआ है। लेकिन अगर 3 साल ऊपर हो गए तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम किसी एग्रीमेंट में हो और तुम्हें उस पर केस करना है, तो 3 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कर दो। अगर 3 साल से लिमिट ऊपर पहुंच गई तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो अनइन्फॉर्सेबल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अभी हमने पूरा पढ़ लिया वैलिडिटी और इन्फॉर्सेबिलिटी, अब आता है हमारा फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भैया मुझे तुम्हारे संग कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा इन रिलेशन, तुम मुझे ये दे देना, वो हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, या तो हम वर्ड्स में, या मैं बोल दूँ किसी से कि मिस्टर बी मुझे आपके संग कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं अपनी कार दूंगी आपको, आप मुझे रिटर्न में पैसे दे देना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोल के कर दिया। या मैंने लिख के मैंने लेटर भेज दिया, ठीक है, लीगल करा लिया। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 25 दे रखा है, ए टेल बी ऑन टेलीफोन, ए ने बी को फ़ोन करा और बोला दैट ही ऑफर टू सेल हिज हाउस, कि भाई ए को अपना घर बेचना है 20 लाख रुपए में, एंड बी रिप्लाई करता है इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, दिस इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए ने फ़ोन पे बोला, अब ये फ़ोन पे जो बोल रहे हैं ये एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेस क्यों हो गया, क्योंकि वर्ड्स में हो गया ना। मैंने फ़ोन करा सामने वाले को, मुझे अपना घर बेचना है 20 लाख रुपए में, इंटरेस्टेड हो, उसने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं खरीद लूँगा, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कंट्रास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ्टन द इम्प्लीकेशन बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दैम। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कंटेम्परेट्स सच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट लेज डाउन इन सो फार सच प्रपोजल ऑफ और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। बेसिकली मैं बताती हूँ इम्प्लाइड वाली चीज़ें क्या होती हैं। इम्प्लाइड इशारा कर दिया हमने, या हमने कोई ऐसा जेस्चर शो कर दिया तो सामने वाले को लगा कि हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं। देखो, इसका ना एक बहुत इजी एग्जांपल बताती हूँ जो समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लास है, यहाँ टीचर पढ़ा रही है, यहाँ सबकी सिटिंग है, स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। एक बच्चा उठा और उसने ना दूसरे बच्चे को इशारा करा अपने हाथ में वाटर बोतल लेके, और वो इशारा क्या था, बोतल घुमाई और बाहर को अपना फेस करा कि पानी भरने चलना है। अब ये उसने अपने मुंह से नहीं बोला किसी स्टूडेंट ने, उसने सिर्फ अपने फ्रेंड को देखा, बोतल शो करी उससे और इशारा कर दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तू भी चल। तो ये होता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
अब क्या हो रहा है, मुंह से नहीं बोला, अब दूसरा वाला पर्सन उसने क्या करा, उसके फ्रेंड ने हाँ ठीक है वो भी खड़ा हुआ, उसने भी मैम से पूछा और दोनों बाहर चले गए। ये होता है इम्प्लाइड। यहाँ पे ना वर्ड्स आए ना हमने लिख के दिया, हमने क्या करा, एक ऐसा जेस्चर शो करा जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 26। वेयर अ कूली in uniform pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allow him to do so. It is an implied contract and A must pay for the service of the coolie detailed by him. ठीक है, समझ में आ गया। एक रेलवे स्टेशन पे एक कूली ने मिस्टर ए का सामान उठा लिया उससे बिना पूछे, और बी ने, ए ने भी कुछ नहीं कहा, ए ने भी उससे चलता रहने दिया, तो अब ए लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड मतलब क्या था, जब कूली सामान उठा रहा है या तो तुम रोक दो कि नहीं भाई हमें नहीं करवाना। अगर तुमने उसे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड थे कि वो तुम्हारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, तो मिस्टर ए लायबल हो जाएंगे कि उस कूली की उस सर्विसेज को वो पे करें। एग्जाम्पल 27, ए ड्रिंक अ कॉफ़ी इन रेस्टोरेंट, देयर इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी। अब एक किसी जगह पे बैठ के एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहा है, यानी कि इम्प्लाइड है ना कि कॉफ़ी पी रहा है, तो उसे उस सर्विसेज के, उस प्रोडक्ट के जो वो यूज़ कर रहा है उसको प्राइस पे करना होगा। तो ये होते हैं हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड टैक्टिक मीन्स साइलेंट, यानी कि एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द conduct of parties without any word spoken or written. A classical example of tactic contract would be when cash is withdrawal by a customer of a bank from the automatic teller machine, यानी कि ATM। अब ATM से हम पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ना हमने बोला, ना हमने कोई जेस्चर शो करा, हमने कोई रिटर्न में कुछ नहीं दिया, हमने ATM में अपना कार्ड डाला, पिन डाला, पैसे हाथ में, तो उसे बोलते हैं टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन एंटर्ड व्हेन सेल्स इज गिवन इफेक्ट टू एट द fall of hammer in an auction sale. It is not a separate from contract but falls within the scope of implied contract. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे ऑक्शन हो रहा है, जज ने 3 बार हथौड़ा अपने उस पर मार दिया, यानी कि सेल हो गई। वहाँ पे उसने कुछ बोला थोड़ा ना, कुछ लिखा थोड़े ना, तो वो क्या था, सिर्फ हैमर के एक बार, मतलब हैमर के साउंड से ही, हैमर के फॉल होने से ही हमें पता चल गया कि वो ऑक्शन में सेल हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट लॉ क्रिएट इट टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ए ने गलती से डिलीवर कर दिए बी को गुड्स और बी ने यूज़ भी कर लिए, तो बी लीगली बाउंड हो जाएगा कि उसे ए को पैसे देने ही हैं, इवन थ्रो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं था, ये गलती से हो गया। अब गलती से हुए कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लीगली क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ, जिससे वो अनजस्ट इंटरेस्टमेंट, यानी कि एक पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है तो उसको बचा सके। ए ने गलती से सी को ट्रांसफ़र करने थे, डिलीवर करने थे गुड्स, गलती से बी को कर दिए और बी ने उसे यूज़ भी कर लिए। अगर वो यूज़ नहीं करता तो रिटर्न कर देता, लेकिन अगर बी ने यूज़ कर लिया तो ए का तो नुकसान हो गया, तो अब बी लीगली बाउंड हो गया कि वो उसे ए को पे करना ही होगा। तो ये होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हमारे, ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि ईमेल, वेबसाइट, ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे हो जाएंगे ई कॉन्ट्रैक्ट। यूज्ड इन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये कहाँ यूज़ होता है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होता है। इसके की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पार्टी कनेक्ट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। पार्टीज़ कैसे कनेक्ट करती हैं, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। एग्जाम्पल EDI, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक रैप एग्रीमेंट, एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है। पहले क्या हुआ था हमारा, पहले वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी की बात हुई थी, फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, फिर फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हुआ था। अब क्या देख रहे हैं हम, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, द कंसिडरेशन इज अ गिवन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब होता है रिटेन द राइट टू डू, यानी कि कुछ करने से ही रोक देना, कुछ नहीं करा रोक दिया बस हमने। तो एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और
द forbearance is bought on record then the contract is an executed contract. एग्जाम्पल देख लेते हैं. when a grocer sells a sugar on cash payment it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. बेसिकली हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, यूज का भाई समझ लो. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, ये होता है वैलिड, आ रही है. यहाँ पे परफॉर्मेंस हो गया, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर रही हैं, वो हो गया हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जहाँ दोनों पार्टी अपनी विल से एंटर हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुई लेकिन एंटर हो रही हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो रहा है, यानी कि दोनों परफॉर्म भी कर रही हैं अपनी ड्यूटीज़, तो वो हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन. सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब एज एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड, दोनों ने परफॉर्म कर दी अपनी ड्यूटीज़. एग्जीक्यूटरी क्या हो जाएगा? जहाँ पे वो एक फ्यूचर डेट पर अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करेंगे. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. व्हेन जी एग्री टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, ठीक है, जी एग्री कर रहा है कि मैं एच का ट्यूशन लूँगा ए प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट का फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इन कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी 1000 पर मंथ. द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज़ नॉट येट टू बी कैरिड. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा. दोनों पार्टीज एग्री कर रही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, फ्यूचर में परफॉर्म करेंगी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? समझ में आता क्या? एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म करा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में परफॉर्म करेंगी. नेक्स्ट आते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड आर नॉट सेपरेट काइंड्स. ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी परफॉर्म कर रही है. बायलेटरल हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं इस टाइम पे. हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया, हमने वैलिडिटी. हम वैलिडिटी में क्या, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कर रहे हो नहीं कर रही हो. फिर से देख लेते हैं एक बार. हमने वैलिडिटी में क्या पढ़ा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं. क्लियर? मैं अभी लिख नहीं रही, स्क्रीन पे कुछ भी पैन नहीं चल रहा, सिर्फ ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने 3 टाइप्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के. वैलिडिटी इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे. वैलिडिटी में हमने क्या देखा था? वैलिडिटी में हमने ये देखा था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए जहाँ पे दो पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं. ठीक है, फिर हमने वॉइड देखा. वॉइड में क्या देखा? जहाँ पे कोई भी पार्टी अपनी इच्छा से एंटर नहीं हो रही, कोई भी एक पार्टी, वॉइड हो जाएगा. ठीक है, वॉइडेबल में क्या देखा हमने? फिर वॉइडेबल में हमने देखा कि कोई भी एक पार्टी के ऊपर हम जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोर्शन हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है. इन रीजंस में से किसी भी रीज़न की वजह से कोई एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, अगर वो खुद से परफॉर्मेंस कर दे तो वॉइड हो जाएगा, नहीं कर रही तो वॉइडेबल हो जाएगा उसकी मर्जी पे. फिर हमने देखा फॉर्मेशन में क्या देखा हमने कि फॉर्मेशन में सबसे पहला क्या था हमारा? एक मिनट, हाँ, एक्सप्रेस कैसा हो रहा है? लिखा है या वर्ड्स में है? इम्प्लाइड हमने ऐसा जेस्चर शो कर दिया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया. टैक्टिक मतलब साइलेंट हो जाता है. साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई स्पोकन या कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, जैसे कि हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं. आपने ATM मशीन से एग्जांपल देखा था. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके बाद भी क्या होता है? वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं गलती से. फिर हमने ई कॉन्ट्रैक्ट देखा, जो ऑनलाइन लोग करते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट, वो होते हैं हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट. फिर हम आ गए परफॉर्मेंस पे. अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे हमारे? जो दो पार्टीज़ अपनी इच्छा से परफॉर्मेंस दे रही हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है, दोनों अपनी मर्जी से. एग्जीक्यूटरी जो फ्यूचर में करेंगी अपनी मर्जी से. ठीक है, दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या आता है हमारा? यूनिलेटरल और बायलेटरल. अब यूनिलेटरल मतलब यूनिलेटरल 1, बायलेटरल मतलब 2. यहाँ पे वन पार्टी इज एबल टू डू देयर जॉब एंड द अदर पार्टी, मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ वन पार्टी एंड यहाँ बोथ पार्टीज. अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइड कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट होता है विच वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग. एक तो परफॉर्म कर रहा है और दूसरी की आउटस्टैंडिंग है. एम एडवर्टाइज करता है पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ 50,000 टू पे वन ऑफ to anyone who find his missing boy and bring him. As soon as B trace the boy, there come into existence and executed contract become B has performed his share of obligation and it remain for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is also
कॉल्ड यूनिलेटरल। एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर में ना एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर वाला पोर्शन आ रहा है कि एम ने बोला मेरा बच्चा खो गया है, जो भी इस बच्चे को ढूंढेगा मैं उसे 50,000 का रिवॉर्ड दे दूंगा, ठीक है। अब बी ने उस बच्चे को ढूंढा और उसे ला के दे दिया मिस्टर एम को। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पूरी करी, वो कौन है, बी ने उस बच्चे को, खोए हुए बच्चे को ढूंढ दिया। ये हो गया यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड। अब जब एम उसे पेमेंट कर देगा यानी कि दूसरी पार्टी ने भी वो काम कर दिया, तो वो हो जाएगा बायलेटरल। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ दोनों ही पार्टीज अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हैं, मतलब परफॉर्मेंस के लिए। ए प्रॉमिस टू सेल his plot to B for 10 lakh cash down, but B pay only 2,50,000 as earnest money and promise to pay the balance on the next Sunday. On the other hand, A give the possession of plot to B and promise to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to done on both sides. Such executory contract are also known as bilateral. ए ने बोला कि मुझे 10 लाख दे दो, मैं अपना प्लॉट दे दूंगा। बी ने कहा तू 2.5 लाख अभी रख, बाकी के पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा नेक्स्ट संडे को। तो अभी बी ने परफॉर्मेंस दी लेकिन इनकम्प्लीट, अभी रह गया है, बी लायबल है अभी बाकी पैसे देने के लिए। और ए ने क्या करा, तू लैंड रख ले मेरी, लेकिन उसके जो लीगल पेपर्स हैं वो मैं तुझे जब भी दूंगा जब तो मुझे बाकी पैसे दे देगा। यानी कि ए और बी दोनों ही अभी लायबल हैं क्योंकि दोनों ने ही अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी। तो वो क्या हो जाएगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रपोजल ऑफर। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है और ऑफर क्या होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रपोजल और ऑफर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विल टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटेन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यानी कि जब एक पर्सन अपनी इच्छा से बोले कि मुझे ये काम करना है या फिर मुझे ये काम नहीं करना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रपोजल हो जाएगा। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल या फिर ऑफर बात एक ही होती है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफर। यानी कि जो सामने वाला बंदा ऑफ़र दे रहा है, अब हमारे पास 2 पार्टी हैं ए और बी। ए ने बोला कि मुझे अपनी कार सेल करनी है, ठीक है, क्या तुम इसे लोगे। तो ए क्या दे रहा है, इसे ऑफ़र दे रहा है या प्रपोजल दे रहा है। तो ए कौन हो गया, प्रोमिसर या ऑफरर, ठीक है। यानी कि ये ऑफ़र दे रहा है, ये प्रोमिसर है, प्रॉमिस कर रहा है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज़ मेड इज़ कॉल्ड द ऑफरी, ठीक है। अब ए और बी में ऑफ़र किसको मिल रहा है, बी को, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफर ही हो जाएगा। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर तो वो प्रोमिसी या एक्सेप्टर बन जाएगा। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफर, ठीक है। अब ये वैलिड कब होगा, या तो एक पार्टी अपनी मर्ज़ी से बोले या तो मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, ये प्रॉपर स्टेटमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, जब भी वो वैलिड ऑफर बनता है। एग्जाम्पल दे रखा है, ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी। क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है कि एक सर्टेन प्राइस पे मिस्टर ए अपनी इच्छा से कुछ गुड्स बी को बेचेंगे, वैलिड। ए इज़ विलिंग नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पे हिम सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। अगर बी ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ए को दी तो ए डांस नहीं करेगा कंपटीशन में, ये भी वैलिड है। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज़ मेड, ठीक है। जो हमारी इच्छा है वो सामने वाले को पता होनी चाहिए कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वेयर ए टेल बी दैट ही डिज़ायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2022, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। ए ने बी से बोला है कि मुझे शादी करनी है 2022 के एंड तक, ये थोड़ा ना बोला है कि ए ने कि बी मैं तुझसे ही शादी करूँगा, नो। देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर। थस इन द अबव एग्जाम्पल ए फर्दर एड विल यू मैरी मी, विल कंस्टिट्यूट एन ऑफर। अगर ए बोल देता है ना विल यू मैरी मी, तो वो ऑफर माना जाएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। थर्स डूइंग इज ए पॉजिटिव
एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्सटेन्स इज इन नेगेटिव एक्ट, यानी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा. नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट हैव द सेम इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ. अगर हम बोल रहे हैं ना हमें एक्ट करना है, हम परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट देंगे, तो हम मतलब पॉजिटिव एक्ट में हैं. अगर हम मना कर दें कि हम इस चीज़ को नहीं करेंगे और हम इस चीज़ को मेंशन कर दें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो नेगेटिव एक्ट हो जाएगा. लेकिन वो लॉ की आंखों में ना सेम ही रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना, कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है ना. एग्जाम्पल देखते हैं 37. ए ऑफर करता है टू सेल हिज कार टू बी 3 लाख रुपये में इस एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कि दोनों को करना है, बी को 3 लाख रुपये देना है और ए को कार देनी है. सो इन दिस केस ए इज़ मेकिंग एन ऑफर टू बी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट with B's scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damages to B's scooter. It is an act of not doing or abstinence. ए ने बोला जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि ए की कार ने बी के स्कूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो कोर्ट नहीं जा रहे. ठीक है, बी स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस. अब ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें रिपेयर चार्जेस दे दूंगा. अब बी तो कुछ नहीं कर रहा. देखो बी का स्कूटर यहाँ खड़ा हुआ था, ये स्कूटर मान लेते हैं ऐसे, बी का स्कूटर यहाँ खड़ा हुआ था, ए की कार आई यहाँ पे और उसने इस स्कूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, फुल्ली डिस्ट्रॉय. ठीक है, अब बी का कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं हो रहा. बी क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा. लेकिन ए ने क्या बोला, क्योंकि मेरी कार ने तुम्हारे स्कूटर को हिट कर दिया है तो मैं तुम्हें रिपेयर चार्जेस दे दूंगा, तुम कोर्ट मत जाओ. ठीक है, तो जो बी के डैमेजेस थे जो बी के स्कूटर को लेके वो मिल जाएंगे उसे. इट इज़ एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटेंस, यानी कि बी ने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, नॉट डूइंग और एब्सटेंस हो गया. क्लियर. ये होता है हमारा उस प्रपोजल और ऑफ़र कि किस तरीके से प्रपोजल बनते मतलब दिया जाता है, किस तरीके से ऑफ़र दिया जाता है. नेक्स्ट क्या आता है हमारा, काइंड्स ऑफ ऑफ़र. ठीक है, अभी तक हमने ऑफ़र पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं हम काइंड्स ऑफ ऑफ़र. यही काम करते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते, काइंड्स ऑफ ऑफ़र पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बताओ, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन बता के भी नहीं चाहते कि वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. एटलीस्ट कमेंट तो करो, मुझे पता तो चले कि कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा. तो काइंड्स ऑफ ऑफ़र हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से. थैंक यू.